यहाँ ये दो समकोण त्रिभुज हैं और हम जानते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज में एक कोण है जिसका माप बराबर है थीटा के। तो कोण ए सर्वांग है कोण डी के। तो अब हम क्या जानते हैं इन दोनों त्रिभुजों के बारे में? अगर हमें एक त्रिभुज के दो कोणों की जानकारी है तो हम इसके तीसरे कोण का पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री के। अगर इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण समान हैं तो फिर इनका तीसरा कोण भी समान होगा। और अगर इनके तीनों कोण समान हैं तो हम बात कर रहे हैं समरूप त्रिभुजों की। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो यह है थीटा और यह है 90 डिग्री, और इन सब का योग बराबर है 180 डिग्री के। तो ये कोण जमा ये कोण यहां बराबर होगा 90 डिग्री के। तो कोण ए और कोण बी एक दूसरे के पूरक होंगे और ये कोण यहां पर होगा 90 डिग्री घटा थीटा। तो हम यहां पर ऐसे ही करेंगे। ये कोण तो पहले से ही 90 डिग्री है और शेष डिग्री है थीटा इस कोण के बीच में। तो ये कोण यहां पर होगा 90 डिग्री घटा थीटा, यहां भी 90 डिग्री घटा थीटा। तो ये अब हमारे पास है तीन संगत कोण जो सर्वांग है एक दूसरे के। इसका मतलब हुआ ये समरूप त्रिभुज है। चलिए अब देखते हैं समरूपता के एक और पहलू को। आपने ज्यामिति में पढ़ा होगा संगत भुजाओं के अनुपात समरूप त्रिभुजों में हमेशा बराबर होते हैं। तो आइए संगत भुजाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम जिस भुजा को देखते हैं एक समकोण त्रिभुज में, वो होती है उसकी कर्ण भुजा। और यह है कर्ण भुजा, यहां पर है इस त्रिभुज की कर्ण भुजा, और ये कर्ण भुजा इस कर्ण भुजा की संगत है यहां पर। तो पहले से लिख लेते हैं। तो ये कर्ण भुजा है यहां इस त्रिभुज की, और ये नारंगी भुजा यहां पर है कर्ण भुजा इस त्रिभुज की। अब ये भुजा यहां पर मतलब भुजा BC, ये किस भुजा की संगत भुजा है? अगर इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो ये नीली भुजा BC सम्मुख है इस कोण के, यानी थीटा के। ये नीली भुजा सम्मुख है इस कोण थीटा के। तो यहां कोण A के सम्मुख भुजा है BC और यहां कोण D के सम्मुख है भुजा EC। तो भुजा BC की संगत भुजा है ये भुजा EF। अब अंत में हमारे पास रह गई है ये भुजा AC। यहां दो भुजाओं के अंतर्गत हैं ये कोण A, एक तो ये है कर्ण भुजा और इसे हम कह सकते हैं इसकी संलग्न भुजा। और क्योंकि कोण D के संगत है ये कोण A यहां पर, तो ये है इसकी संगत भुजा। हमने ये क्रिया इसलिए की ताकि आप याद रखें कि संगत भुजाओं के अनुपात समरूप त्रिभुजों के हमेशा समान होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अनुपात भुजा BC और कर्ण, तो अनुपात भुजा BC और कर्ण यानी BA के बीच होगा BA, ये बराबर होगा EF बटा ED के। EF यानी रेखाखंड EF की लंबाई बटा लंबाई रेखाखंड ED के, यानी बटा लंबाई रेखाखंड ED के। हम ये भी कह सकते हैं कि लंबाई रेखाखंड AC की सेगमेंट AC बटा कर्ण, यानी इस त्रिभुज का कर्ण यानी AB बराबर होगा DF बटा DE के, या ये हरी भुजा बटा ये नारंगी भुजा। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और एक दूसरे के संगत हैं। तो AC बटा AB बराबर होगा DF बटा DE के ओवर DE। तो थोड़ी सी मुश्किल यहां हो सकती है, इसलिए यह भी कह सकते हैं कि अनुपात इस भुजा का, ये नीली भुजा और ये हरी भुजा के बीच का अनुपात इस त्रिभुज में होगा BC, लंबाई BC की बटा CA की। ये अनुपात बराबर होगा इन दोनों संगत भुजाओं के अनुपात के, ये नीली भुजा और हरी भुजा के, EF बटा DF के ओवर DF। और ये परिणाम हम इसलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। और ये बात सच है सभी समरूप त्रिभुजों में, यानी कि सब समकोण त्रिभुजों में जिनमें एक कोण थीटा होता है, ऐसे में ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और उनके अनुपात भी हमेशा समान होते हैं। तो चलिए अब हम इन अनुपातों को नामांकित करते हैं, मतलब एंगल थीटा के सापेक्ष में। तो थीटा के संदर्भ में ये चिन्ह यहां पर प्रतीक है थीटा का, इसे याद रखना जरूरी है। तो इन दोनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो चलिए यहां पर देखते हैं। ये नीली भुजा यहां सम्मुख भुजा है, अपोजिट साइड है इस समकोण के, और ये नारंगी भुजा हम जानते हैं कर्ण है।
तो थीटा के संदर्भ में हम लिखेंगे सम्मुख भुजा बटा कर्ण। हम बार बार थीटा के संदर्भ में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर स्थिति में यह सही नहीं होता। जैसे यहां कोण बी में स्थिति बदल गई है। ये संलग्न भुजा है, लिहाजा हम कहेंगे संलग्न भुजा बटा कर्ण। लेकिन बात हो रही है कोण थीटा की, तो चलिए देखते हैं। थीटा है यहां पर और ये स्पष्ट है कि ए बी और डी ई, ये ए बी और डी आप देख सकते हैं कि इनकी स्थिति बदली नहीं है, ये दोनों कण हैं। तो ए सी और डी एफ की क्या स्थिति है? ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं। ये दोनों भुजाएं इस कोण को बनाती हैं, लेकिन ये भुजा इस त्रिभुज में कर्ण नहीं है, तो इसे हम अनुपात मान सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों की संलग्न भुजाओं के बीच का। तो वैसे तो ये सम्मुख है कोण बी के, लेकिन हम बात कर रहे हैं कोण ए यानी कोण थीटा की यहां पर, और यहां कोण डी की। तो कोण ए के सापेक्ष में AC है संलग्न भुजा और कोण डी के सापेक्ष में DF है संलग्न भुजा। तो इसके अनुपात के लिए हम लिखेंगे संलग्न भुजा बटा कर्ण। और यह सही है सभी समकोण त्रिभुजों के लिए जिनमें कोण थीटा होता है। और अंत में यहां BC सम्मुख भुजा होगी भुजा EF की। तो अनुपात इन दोनों समकोण त्रिभुजों का होगा सम्मुख भुजा, यहां लिखते हैं सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। और हम चाहेंगे कि जब भी आपको वक्त मिले तो ऐसे प्रश्नों को हल करते रहें ताकि आप इसकी अहमियत को समझ पाएं। तो ध्यान से सुनिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में जिसमें एक कोण थीटा है, अनुपात उसकी सम्मुख भुजा और उसकी कर्ण भुजा के बीच का हमेशा समान होगा, क्योंकि वो दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं और ऐसा भी आपने देखा भी है। और अनुपात बीच संलग्न भुजा कोण डी के संदर्भ में यानी थीटा के और कर्ण का हमेशा समान होगा। और अनुपात कोण थीटा के सापेक्ष से इस सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के बीच का यानी इस नीली भुजा और इस हरी भुजा के बीच का अनुपात हमेशा समान होगा। और इसी के आधार पर गणितज्ञों ने फैसला किया इन सबको परिभाषित करने का। तो कोण थीटा के संदर्भ से इनके अनुपात हमेशा समान होंगे, इसलिए सम्मुख भुजा बटा कर्ण को उन्होंने नाम दिया यानी परिभाषित किया साइन कोण थीटा का। इसे यहां लिख लेते हैं, पर पहले रंग बदल लेते हैं इसका। तो इसकी परिभाषा है साइन कोण थीटा का, और इसे उन्होंने परिभाषित किया इस तरह से कोसाइन कोण थीटा का। और यहां इसे उन्होंने परिभाषित किया इस तरह टेंजेंट कोण थीटा का। ये परिभाषा है टेंजेंट की, और इन्हें हम एक सरल सूत्र के द्वारा याद रख सकते हैं। गणितज्ञों को समझ में आ गया था कि दो समरूप त्रिभुज जिनमें कोण थीटा था उनके ये अनुपात हमेशा बराबर होंगे, और उसी स्थिति में यहां भी उनके ये अनुपात हमेशा बराबर होंगे, और यहां भी उनके ये अनुपात हमेशा बराबर होंगे। इसलिए इन्हें परिभाषित किया इस सरल सूत्र के रूप में सो का टोआ। आइए इसे लिखते हैं। सो यानी साइन यानी सम्मुख भुजा बटा कर्ण, का यानी कोसाइन, तो का है संलग्न भुजा बटा कर्ण यानी कोसाइन संलग्न भुजा बटा कर्ण, और अंत में टोआ यानी टेंजेंट। टेंजेंट है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। इसे यहां लिख लेते हैं सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, सो का टोआ। तो अब आप समझ गए कि यह है इनकी परिभाषा, और इन्हें हम त्रिकोणमिति फलन भी कहते हैं।